हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का 2024 का जो प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले 817 एच सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको मैथ का प्रीवियस जो भी पेपर हुए हैं उसका सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए या चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको 2024 से लेकर 2021 तक के जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें मैथ के भी आपको अनसॉल्व पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रहा है ये इंग्लिश का सीरीज है ना, जो यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सीरीज होता है, अनसॉल्व पेपर जितने भी होते हैं उसको सॉल्व करा के बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे जिससे सभी बच्चों तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाएँ। तो इसमें याद रखेंगे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप सेट नंबर फर्स्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोगों को पेपर को सॉल्व करना है और क्या क्या पेपर्स में करने हैं। तो इंस्ट्रक्शन हर एक सेट में बताने का मतलब आपका 10 मिनट ऐसे ही चला जाना। तो हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग हमेशा इंस्ट्रक्शन सेट नंबर फर्स्ट में ही देखेंगे। ठीक, हम लोग डायरेक्ट जो है सोल्यूशन पे चलते हैं। पार्ट ए, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि सभी के सभी जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी में ऑप्शन दिया रहेगा। सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको इस पैसेज से, ये यहाँ से जो पैसेज है यहाँ तक पढ़ना है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका आंसर देना है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा क्या करेंगे कि आप यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए। जैसे यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे तो लिखा गया है किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। अब आपको यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि किंग ब्रूस जो है अपने आप को कहाँ पर छिपाया। तो पहला है इन द जंगल, इन द माउंटेन्स, इन द स्कूल्स या इन द फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे ऐसे वर्ड्स किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ कहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पर आप ढूंढिए कहाँ पर हाइड है। तो आप यहाँ पे पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही हाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छिपाया। कहाँ छिपाया? इन द माउंटेन्स। तो पहले का आपको आंसर मिल गया, क्या हो जाएगा? इन द माउंटेन्स, मतलब पहले का सी हो गया, पहले का आंसर सी हो जाएगा। दूसरे में ये लिखा है ही फेल्ट वेरी डाउन हर्टेड, इट मीन्स ही वॉज, मतलब यहाँ पर कहा जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ? डाउन हर्टेड हुआ। डाउन हर्टेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुख होना। डाउन हर्टेड यहाँ पे लिखा है ना, ही फेल्ट वेरी डाउन हर्टेड। अब यहाँ पर डाउन हर्टेड का मतलब होता है बिना किसी आशा के दुखी हो जाना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सैड मतलब दुखी, एंड विदाउट होप, बिना होप के क्या हो जाना? दुखी हो जाना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये 4 ऑप्शन फेल्ड का अपोजिट क्या होगा यही आपको बताना है। तो फेल और पास, फेल का जो क्या अपोजिट क्या होता है? पास होता है। पास का मतलब क्या होता है? सक्सेस। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? सक्सेस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी। अब बात यह है कि इसमें ईडी लगा था तो जो ऑप्शन होगा उसमें भी ईडी वाला ही सही होगा, हालांकि इसमें सभी में ईडी लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इजी होता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, ये इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, यहाँ तक। इन सभी के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला जो प्रश्न है, जो चौथा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो सेंटेंस को पूरा करते समय पहले आप ये पढ़िए, एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम, जैसे ही उसने मेरा नाम बुलाया। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर कोई सेंटेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस ना पास्ट में ही होता है। ये आपका सेंटेंस पास्ट में है तो पूरा का पूरा किस में होगा? पास्ट में होगा। तो यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा विल, तो इसमें नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। उसके साथ ही साथ वुड हैज रीच्ड भी नहीं होगा क्योंकि ये हैज है, तो ये दोनों प्रेजेंट में थे, ये फ्यूचर में था, तो ये तो गलत हो गया। अब बच्चे या तो वुड रीच होगा या तो रीच्ड होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसे रूल्स आए, जैसे इसमें
कंजंक्शन लगा हुआ है एज सुन एज, अगर इस तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आने वाले नेक्स्ट क्लॉज में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म क्या है? रीच्ड। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस को भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखा है गीता इज अ ग्रेट बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी बुक, कोई भी बुक का नेम हो तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। समुद्र का नेम हो गया है ना, और रिवर का नेम हो गया, ये सभी का नेम अगर है तो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो बुक का नेम है क्या? गीता, तो इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ध्यान से देखिए लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अरेंजमेंट। तो ये तो सबसे आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, और फिर उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको फोकस करना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सही कर लें। तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर आप देखें तो रिस्पेक्ट कोई वी शुड तो सही है, मान लीजिए ठीक है, वी शुड हैव ग्रेट आवर फॉर पेरेंट्स, ये सही हो सकता है ना, ये सही हो सकता है। लेकिन आगे भी पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आवर पेरेंट्स फॉर ग्रेट, तो आवर पेरेंट्स के बाद तो क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो ये तो गलत हो गया दूसरा, क्योंकि यहाँ पे वी शुड अलग किया है। सेम वहाँ पर यहाँ पर ये भी है, तो ये गलत हो गया। तो बी और सी तो गलत हो गए। अब यहाँ पर रिस्पेक्ट वी शुड नहीं, रिस्पेक्ट किसकी करनी चाहिए? जिसकी करनी चाहिए उसके पास होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है शुड, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है हैव, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट ग्रेट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किसके लिए? आवर पेरेंट्स के लिए, फॉर आवर पेरेंट्स। तो मतलब ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सटीक बैठ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्राउड के साथ हमेशा याद रखिएगा, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑफ, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो वर्ड है जिसमें मिस स्पेल्ड किया गया है, मतलब एक तो गलत है। मिस स्पेल्ड का मतलब कि एक गलत है। अब कौन सा गलत है? मेकर बिल्कुल सही है, MEAKE, मेक मतलब बनाना होता है, इसमें आर जोड़ दिया गया है, बिल्कुल हो गया मेकर। ये है ग्रेटर, ग्रेट का स्पेलिंग होता है GREAT, बिल्कुल सही है, इसमें ER जोड़ दिया गया, ये भी सही है। अब है क्रिएटर, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अब इसी में आपको देखना है ध्यान से, तो CREAT और OR जोड़ दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब जब ये तीनों सही हो गए तो गलत कौन सा हुआ है? इंस्पेक्टर। यहाँ पे देखिए TER नहीं बल्कि TOR होता है, और ऐसे केस में ये गलत हो गया। और यही तो पूछा था कौन गलत है, कौन सा गलत है? डी वाला गलत है। तो इस पर आप टिक लगा देंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में अगर आप देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्या करना है कि ये अच्छे से पढ़ना है केयरफुली, और इसका रिप्लाई देना है, आंसर इसमें टिक करना है। बस ये ध्यान रखना है कि आंसर ये 9 और 10 के लिए है। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप उसके जो हिंट्स दिए गए होते, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, जैसे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसको जरूर पढ़ लें कि ये इंस्ट्रक्शन किन क्वेश्चंस के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि रोट अ लेटर गॉड, गॉड को किसने पत्र लिखा? तो आपको अच्छी तरीके से याद है, लेंचो की स्टोरी है ना। तो यहाँ पर ये जो लेटर लिखा गया है, ये लेटर लिखा गया है लेंचो ने लिखा था। किसने लिखा था? लेंचो ने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ा, पैसेज पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है ही नीडेड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये तो देखिए वाटर हिज फील्ड, बिल्कुल गलत है ना। परचेस अ न्यू फील्ड, खेत करने की जरूरत, देखिए खेत खरीदने की जरूरत नहीं थी, ना ही उसके खेत में पानी भर गया था, और ये ना तो उसको कोई बिजनेस करना था। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो एक ही बचता है सी, आंख बंद करके सही कर लीजिए। तो ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं रह गया। ठीक है, हालांकि अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर साफ साफ दिखाई देगा, सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स।
साफ साफ दिखाई देगा ना, आई नीड 100 पेसोस ऑर्डर टू। तो ऐसे आप आराम से इससे प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, पहले में कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डैश ईयर्स इन प्रिजन। जो नेल्सन मंडेला हैं वो प्रिजन में कितने साल तक बिताए थे। तो ये सभी लिटरेचर के क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से रखिएगा। तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30, 30 साल तक बिताए थे। अगला है कि महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड, है ना, फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। रिवर का नाम बताना है, कौन सा रिवर था? तो वो था कावेरी रिवर। स्टोरी तो आपको पता ही होगा। आगे है राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम वली वॉज अ गर्ल ऑफ ईयर्स। वो कितने साल की लड़की थी? तो आप बताएंगे कि वो 8 साल की लड़की थी, मतलब 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कहा जा रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको ये पढ़ना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पढ़ना है और इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए कह रहा है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? हेमलॉक इज अ ट्री विथ स्वीट हेल्दी फ्रूट्स, हेमलॉक इज अ ट्री नोन फॉर फॉर्च्यून मेकिंग, हेमलॉक इज अ ट्री बियरिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, या हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक क्या था, कौन सा कैसा ट्री था, ये आपको बताना है। तो ये है एक पॉइजनस ट्री था, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, जहरीला पेड़। नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। ये जो लिखे गए हैं ये डस्ट ऑफ स्नो है, द डस्ट ऑफ स्नो। उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कि इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से मतलब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के यही इंस्ट्रक्शन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। लिखा गया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर। जब डॉग का ट्रीटमेंट हो रहा था तो डॉक्टर, है ना। अब इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको याद होगा कि इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर केप्ट एन आई ऑन द डॉग। एक आँख डॉग पर रखा था। गिविंग हिम नो फूड, उसे फूड नहीं देता था। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन वाटर ज़्यादा देता था। प्लेंटी ऑफ का मतलब वाटर होता है। अनिल टॉट हरी सिंह टू, क्या हो जाएगा? कुक एंड ड्राइव, कुक एंड ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि ए ब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक टाइटल्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। नेक्स्ट है भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, है ना। भोली के पिता जो थे रामलाल, उनके 7 बच्चे थे, है ना। कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। उसमें से कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, बिल्कुल सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप देखिए, मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस, ठीक है, नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी सही है ना। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी। अभी तक पार्ट आपने ए पढ़ा और उसको देखा, उसके सॉल्यूशंस को देखा। अब हम लोग पार्ट बी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, 20 क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको OMR शीट पे फिल करने होते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं पार्ट बी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। जैसे ये स्टोरी आपको पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है
हाउ वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, मतलब क्या कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उनके माता पिता ने कैसे रखा था। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो महत्वाकांक्षा था, जो एम्बिशन था, वो क्या था। और सी कह रहा है कि व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, मतलब सैनिक उन्हें क्या कहकर बुलाते थे। और लास्ट में कहा कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगेटन, फॉरगेटन का अपोजिट क्या है, विपरीत क्या है। ये सभी प्रश्न है। ठीक, अब देखिए इन सब का जो आंसर है इसी पैसेज में आपको दिखाई देगा, क्योंकि पहला प्रश्न कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उसके उनके माता पिता ने रखा था, ये है ना, लेकिन कैसे रखा था, हाउ वॉज, हाउ का मतलब होता है कैसे रखा था। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पहले तो ये स्टोरी मैं आपको बता दूं, आप जो है अच्छे से इसको रीड करिएगा। पहले तो इसमें कहा गया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है वो 12 मई को हुआ था 1820 में। और कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में। कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम, अब यहाँ पे देखिए साफ साफ देखिए, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वॉज बॉर्न, उनके माता पिता ने उनका नाम उस शहर के नाम पे रखा था जहां वो पैदा हुई थी। तो आप यहाँ पे देखिए, यही पूछ रहे हाउ वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, जहां पर वो पैदा हुई थी वहीं के नाम पे रखा गया था। अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि कहाँ पे, किस नाम पे, फ्लोरेंस में पैदा हुई थी, इटली में। आगे कह रहा है कि हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बी अ नर्स एंड सो ही गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहले का जो आंसर है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले का जो आंसर है यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर लिखते समय ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे भाई, कि जब ये आंसर आप लिख रहे हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे जो क्वेश्चन वर्ड ये है इसको आप हटा देंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, या तो आप डायरेक्ट यहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। दो तरीके होते हैं, आप दोनों तरीकों अपना सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। वॉट वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, तो यहाँ पर सबसे दिख रहा है ना हर सोल एम्बिशन, तो हर नहीं लिखना है, हर किसके लिए आया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही यहाँ पे लिखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बी अ नर्स, उनका जो सपना था वो नर्स बनने का था, है ना, उन जीवन में चाहती थी कि हम एक नर्स बने, और इसीलिए उन्होंने गिव अप का मतलब होता है त्याग देना है, ऑल थॉट्स, पूरा का पूरा थॉट्स उन्होंने त्याग दिया था अपने मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और शादी की खुशी और पर्सनल जो भी हैप्पीनेस होती है उसको उन्होंने त्याग दिया था कि वो नर्स बने। तो इसका जो आंसर है आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिखते समय ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हर के जगह पे आपको क्या लिखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया, दूसरा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, सोल्जर्स उन्हें क्या बुलाते थे। तो आगे अब यहाँ पे पढ़ेंगे, सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, उन्होंने कई साल अस्पताल चक्कर लगाए। डे एंड नाइट सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी द नो पेशेंट वॉज निग्लेक्टेड एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, मतलब ये कि दिन रात वो अस्पताल के हर बिस्तर पर जाती थी ताकि यहाँ देख सके वहाँ देख सके, और कोई भी मरीज जो है उपचित ना हो, निराश ना हो, उस कष्ट में ना हो, और सभी को जितना आराम हो सकता था उतना वो आराम देती थी, कंफर्टेबल एज पॉसिबल। हाउ एवर, चाहे जो भी हो, सी माइट हैव वर्कड ऑल डे एवरी नाइट, सी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, चाहे जो भी हो, चाहे वो पूरे दिन कितना भी मेहनत करें, लेकिन वो हर रात अपना लैंप लेती थी और एक बेड से लेकर दूसरे बेड तक जाती थी। द लेडी विथ द लैम्प, ये वर्ड याद रखिए, द लेडी विथ द लैम्प, द सोल्जर्स कॉल्ड हर, यहाँ आप समझ में आया, सोल्जर्स उन्हें क्या बुलाते थे,
द लेडी विद द लैम्प। तो आपको अपना आंसर यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, द लेडी विथ द लैम्प, ये द सोल्जर्स कॉल्ड हर। और ये किसका आंसर हो गया? ये हो गया आंसर नंबर 3 का, ये आंसर नंबर 3 हो गया। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है ना वो आपके इस पैसेज में दिया रहता है और इस पैसेज में ही आप इस अपना आंसर ले सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे देखिए, फॉरगेटन मतलब भूल जाना, तो याद करना क्या होता है? तो यहाँ पर है रिमेम्बर्ड। क्या है? रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड मतलब याद करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फॉरगेटन का अपोजिट जो होगा वो होगा क्या? रिमेम्बर्ड। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने सेट फर्स्ट में जो है एक्सप्लेन करते समय आंसर भी लिखा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप इस तरीके से समझेंगे तो आपका हैबिट जो है वो लिखने का बनेगा। क्लियर है? आपको ऐसे आइडिया भी लगेगा कि हमारा पैसेज है तो उसी में आंसर छिपा है, तो हमको कैसे निकालना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया देखेंगे तो पहला सबसे पहले मिला, फिर जब आपने दूसरा सॉल्व किया देखेंगे दूसरा उसके बाद मिला, फिर जब आपने तीसरा सॉल्व किया देखेंगे तीसरा उसके बाद मिला, और जब चौथा आपने सॉल्व किया देखेंगे उसके चौथा उसके बाद मिला। मतलब ये जो स्टार्टिंग से लास्ट तक का क्रम है ये आपके पैसेज के क्रम के बराबर होता है। हमेशा ऐसे ही आंसर आपको मिलता है। कभी कभार होता है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमेशा क्रम यही रहता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको मिलेंगे 7 नंबर, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 नंबर इस पैसेज से मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अब हम लोगों का आएगा राइटिंग वाला पोर्शन। क्या आएगा? राइटिंग वाला पोर्शन। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर और लगा रहता है इसका मतलब कि आपको दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर लिखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। या तो आपको लेटर लिखना है, किसके विषय में? इन्वाइट करना है अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज में। और या तो आपको क्या करना है? राइट एन एप्लीकेशन, या तो एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इम्प्रूव योर कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज की लाइब्रेरी के इम्प्रूव के लिए आप एक प्रिंसिपल को क्या लिखिए? एप्लीकेशन लिखिए। तो आपको लेटर लिखना आता है तो लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखना आता है तो एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिए। लेकिन मैं आपको लेटर भी बताऊंगा कि इसका लेटर क्या होगा और एप्लीकेशन भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग एक लेटर लिखते हैं, किसके लिए? योर फ्रेंड के लिए। क्या करना है? इनवाइट करना है उसको। और किस लिए इनवाइट करना है? अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, एल्डर सिस्टर्स के मैरिज के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो क्रम होता है ना, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करें तो आप एड्रेस लिख दीजिए सबसे पहले, और जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम लिख के डियर करके लिख दीजिए। जहाँ पर ये वाला पोर्शन समाप्त होता है वहीं के बाद एक से ही स्टार्ट किया जाता है जो आप लेटर लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा क्या है, ध्यान से समझिए। अब ये कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ना इंग्लिश का ट्रांसलेशन आना चाहिए, जो कि मैंने ट्रांसलेशन में भी बताया है। जैसे कि 2024, 2025, 2024, 2023 में जितने भी ट्रांसलेशन आए हैं सबको मैंने अलग से एक क्लास में बता दिया है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। और ट्रांसलेशन सीखना है तो ट्रांसलेशन की क्लास अटेंड करिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है ये तो आपको समझ गया है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप उससे पूछिए, आप उससे उम्मीद रखिए कि हाँ वो अच्छे होंगे। दूसरा काम ये है कि आप अपने खुशी को जाहिर करिए। फिर उनसे क्या करिए कि अब आप बताइए कि इतनी तारीख को शादी है, इतनी तारीख को आना है, परिवार के साथ आना है, मैं आपको निमंत्रण भेज रहा हूँ। इस चीज़ ऐसे ऐसे लिखना है। तो देखिए लिखा क्या है कि हाउ आर यू। पहले मैंने क्या लिखा कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, मतलब मुझे होप है या आशा है कि आप ठीक होंगी। अब यहाँ पे सुषमा के लिए लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे मेल लिखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी इसमें सी होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो आगे क्या कह रहा है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर दिस जॉय विथ यू। इसका मतलब है कि मैं यह पत्र आपके साथ इस खुशी को साझा करने के लिए लिख रहा हूँ कि आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे इन्फॉर्म करते हुए खुशी हो रही है कि दैट मतलब कि माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी एंड ऑस्पिशियस डेट हैज बीन फिक्स्ड ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान की कृपा से मेरी बहन की विवाह समारोह और शुभ तिथि जो है वो तय हो गई है।
अब आप बताइए कि शादी कब है। द वेडिंग इज स्लेटेड ऑन September 5, 2022 को है। अगर आप 2024 में दे रहे हैं 2022, इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप 2024 में ये पेपर लिख रहे हैं होते हैं तो कोशिश करिए कि 2024, मान लीजिए आप ये फरवरी महीने में लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि फरवरी के बाद का डेट हो, है ना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे 5 सितंबर लिख दिया कि आपने शादी जो है 5 सितंबर को होनी है ना। फिर लिखा कि आई सेंड यू अ वार्म इन्विटेशन टू ज्वाइन अस विथ योर फैमिली ऑन द रिमार्केबल ओकेजन। मतलब मैं आपको इस उल्लेखनीय अवसर पर अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए हार्दिक निमंत्रण भेजता हूँ। यू मस्ट कम एटलीस्ट 5 days बिफोर द मैरिज। आपको शादी से कम 5 दिन पहले आना होगा। आई हैव आल्सो इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स बट आई नीड योर डिवाइन प्रेजेंस इन द वेडिंग सेरेमनी। मैंने कुछ और मित्रों को भी आमंत्रित किया, लेकिन मुझे विवाह समारोह में आपकी दिव्य उपस्थिति, डिवाइन प्रेजेंस मतलब दिव्य उपस्थिति की आवश्यकता है। नो एक्सक्यूज फ्रॉम यू विल बी एक्सेप्टेड और एक्सीडेड टू। मतलब ये कि आपका कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे एंड विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ और आपके आगमन को बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर आपने कहा कि कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम। फिर आपने कहा योर लविंग फ्रेंड। बस इतना ही आपको क्या लिखना है, इतना ही आपको एक लेटर लिखना है। तो ये तो रहा लेटर कि आपने इनवाइट किया अपने दोस्त को। अब दूसरा हम देखेंगे एप्लीकेशन लिखेंगे, और ये एप्लीकेशन होगा एक लाइब्रेरी, कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसका कंडीशन सही नहीं है, प्रिंसिपल को हम लोग लेटर लिखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको इम्प्रूव किया जाए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये रहा आपका एप्लीकेशन, है ना। इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे इतना बड़ा लिख दिया है तो आपको भी इतना बड़ा लिखना है। आप छोटा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या लिख रहे हैं। ये जो यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा गया है, इसमें आप कुछ ऐसे चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो आपको पता हो। जैसे आपने मान लीजिए लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरी में आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो उस चीज़ों को बदलाव करना है, इम्प्रूव करना है, तो वो चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे टू लिखेंगे, टू के बाद ही आपको डेट लिखना है, उसके बाद द प्रिंसिपल लिखना है। आप ये जो मरवाड़ कॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये प्रिंसिपल के द प्रिंसिपल के नीचे भी लिख सकते हैं, या तो कामा दे के बगल में ही लिख डालिए, और उसके बाद पूरा का पूरा कॉलेज और एड्रेस एक साथ लिखिए, है ना। कोशिश करिए कि नीचे ही लिखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको सब्जेक्ट जरूर लिखना है, क्योंकि जैसे ही प्रिंसिपल के पास जाएगा तो पहले वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि आखिर ये जो एप्लीकेशन आया है ये किस पे बेस्ड है, कि इतना पढ़ना मेरा व्यर्थ तो नहीं जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पुस्तकालय के स्टॉक और पुस्तकालय के कामकाज में सुधार की आवश्यकता, नीड या अर्जेंसी, है ना, आवश्यकता या तत्कालिक। तो ये चीज़ें आपको बताती है कि सब्जेक्ट आपका क्या है। और सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, तो ये सब्जेक्ट आपको देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज, नहीं आवर कॉलेज कर देंगे लिखते समय, तो इसे भी कर सकते हैं, इतना भी। तो सब्जेक्ट आपको आपके क्वेश्चन से ही मिल जाता है हमेशा। ठीक, आगे लिखा गया है, पहले तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सर के बाद कामा देने के बाद उस जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे वो उसके बाद ही होना चाहिए, और उसके बाद ये लाइन जैसे ही कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट लाइन इस वाले सब्जेक्ट वाले लाइन के बराबर होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले लिखा गया कि आई टेक द लाइब्रेरी टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द अर्जेंट नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ आवर कॉलेज लाइब्रेरी। मैं आपका ध्यान हमारे कॉलेज के पुस्तकालय के पूरे कामकाज में सुधार की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करने का जो है क्या लेता हूँ, बताता हूँ कि ये अर्जेंट है। ऐसे आवर कॉलेज लाइब्रेरी इज woefully running short of latest books on various branches of engineering like mechanical, electrical, electronics, है ना, and computer science,
मतलब क्या कि मतलब हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसी इंजीनियरिंग की अलग अलग जो हैं ब्रांचेस हैं और उनकी नए नए पुस्तकों की जो है कमी है। तो यही आपको लिखना है कि बिसाइड्स देयर इज अ लैक ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी फैसिलिटी which needs to started considering its importance and urgency in these modern time। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा का अभाव है, कमी है, जिसे इन आधुनिक मॉडर्न टाइम में इसके इम्पोर्टेंस और तात्कालिक को देखते हुए शुरू करने की आवश्यकता है। ठीक, समझ में आया होगा। यू ऑल्सो नीड टू रिप्लेनिश द सिटिंग कैपेसिटी एंड रिप्लेस द ऑर्डर ऑफ RO मशीन। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि आपको बैठने की क्षमता को फिर से भरने और कूलर को RO मशीन में बदलने की भी हो सकता है, मतलब आपका कूलर भी बदलने की हो सकता है, RO मशीन बदलने की हो सकता है, सो एज टू मेक द लाइब्रेरी कंफर्टेबल, सेफ एंड हाइजेनिक फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। टीचर्स प्लीज intervene in the crucial matter and release requisite funds to replenish the book stock and purchase the aforementioned equipments, and since many students belong to poor families, they cannot afford to buy these expensive engineering books। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि प्लीज़ इस महत्वपूर्ण मामले में आपको क्या करना है, हस्तक्षेप करना ही करना है। और ये कहा जा रहा है कि जो RO मशीन है उसको बदलवाने की आवश्यकता है, जो कूलर है उसको बदलवाने की आवश्यकता है। ठीक है, और ये सब करने से क्या होगा कि पुस्तक जो लाइब्रेरी है छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए आरामदायक और सुरक्षित हो सके। ठीक, तो इस महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करें और पुस्तक स्टॉक को फिर से भरने की कृपा करें। और जो भी यहाँ पे मैंने कारण बताया, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताया ऊपर ही, मतलब ऊपर, उसको खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि जारी करें, क्योंकि कई छात्र होते हैं ना जो वो गरीब परिवार से हैं, इसलिए वो महंगी इंजीनियरिंग पुस्तकों को खरीदने में क्या है, असक्षम हैं। इसलिए आप धनराशि खुद ही जारी करें। क्लियर है। तो इसके बाद क्या लिखा गया है, देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी विल हेल्प द फैसिलिटेट स्मूथ लर्निंग एंड विल गो अ लॉन्ग वे इन स्ट्रीमलिंग द एकेडमिक कैरियर ऑफ दीज पुअर स्टूडेंट्स। मतलब ये कि पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता से सुगम शिक्षा में मदद मिलेगी और गरीब छात्रों के लिए जो उनका करियर है, जो शैक्षणिक मतलब कि पढ़ाई लिखाई का जो करियर है उसको सुव्यवस्थित करने में क्या मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। वी ऑल शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड फेवरेबल इंटरवेंशन इन दिस रिगार्ड। हम इस संबंध में आपके दयालु और अनुकूल हस्तक्षेप के लिए आभारी रहेंगे। फिर आपको एक लाइन लिखना है, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इम्प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मतलब आपकी तत्काल प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। उसके बाद आप थैंकिंग यू बोलेंगे और विथ बेस्ट रिगार्ड्स बोलेंगे। अब ये जो आपने लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे सुधांशु मिश्रा स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, आप जो हैं वो लिखेंगे। अब चाहे तो आप इसके जस्ट बगल में ही इसको आप लिख सकते हैं, या थोड़ा सा इस लाइन को एक ड्रॉप करके तब लिखिए, दोनों ही सही माने जाते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये यहाँ पर भी देखिए और लिखा गया है। क्या है, पहला क्या कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट, दूसरा क्या कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल। आपको एक रिपोर्ट लिखिए या एक आर्टिकल लिखिए। ध्यान रखना है कि ये 6 नंबर का है ना, 80 से लेके 100 वर्ड्स तक का लिखना है। तो अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो क्या किस पे लिखना है, एन इलेक्शन सीन पे लिखना है, एक इलेक्शन का सीन बनाना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको पॉइंट हिंट्स दिए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले होता था कि हेडिंग के लिए लोग हेडिंग रट के जाते थे, हेडिंग बनाते थे, फिर उसके बाद, लेकिन आपको यहाँ पे हेडिंग मिलेगा, अब आपको सिर्फ लिखना है। जैसे यहाँ पे एन इलेक्शन सीन पे लिखना है
तो यहाँ पे देखिए 80 से 100 वर्ड्स ही लिखना है। अच्छा 80 से 100 वर्ड्स लिखना है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो 20 वर्ड्स तो आपको दे ही दिया है ना। तो आप यहाँ देखिए टाइम एंड प्लेस पहले हेडिंग बनाना है, फिर सीन आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन बनाना है, सीन इनसाइड द पोलिंग स्टेशन बनाना है, फिर उसके बाद पोलिंग मेथड के विषय में लिखना है, अरेंजमेंट बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में लिखना है। इस तरीके से आपको हेडिंग टाइप के मिल जाएंगे। आपको हिंट्स दिए गए हैं कि इनके विषय में लिखिए। आप चाहे इनको हेडिंग बना के लिखिए, चाहे तो आप डायरेक्ट इनके विषय में लिख दीजिए। बस ध्यान रखना है कि 80 से 100 वर्ड्स होना चाहिए। उसी तरीके से जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो ये भी 80 से 100 वर्ड्स का होगा। यहाँ पे लिखे जाना है कि यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन के यूज और मिस यूज के विषय में लिखना है। और आपको यहाँ पर भी पॉइंट दिए जाएंगे, जैसे कंटेक्ट्स के विषय में, शॉपिंग के विषय में, गूगल सर्चिंग, स्मार्टफोन, साइबर क्राइम, इंटरटेनमेंट और हार्मफुल इन्फ्लुएंस। बस ये ध्यान देना है कि इसको आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं या तो इनके विषय में लिखते चले जाइए एक एक पैराग्राफ बना के। तो दोनों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं एंड इलेक्शन सीन पे। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में से एक ही लिखना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि दोनों लिखना है, एक ही लिखना है जो आपको सही सटीक लगे, लेकिन मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्शन बूथ के विषय में पढ़ेंगे। आंसर क्या है? रिपोर्ट ऑन अ सीन एंड इलेक्शन बूथ। ठीक, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जितना भी लोकतांत्रिक देश है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो उसमें एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता है और लोग अपने अनुकूल प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिसे जो पसंद होता है उससे चुन लेता है। इंडिया भी क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ईच डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। द पीपल इलेक्ट दियर फेवरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक, आगे कह रहा है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया भी एक लोकतांत्रिक देश है, देयरफॉर इसलिए इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। इलेक्शन जो होता है वो प्रत्येक 5 साल में होता है। ऑन द डे ऑफ द एक्चुअल इलेक्शन देयर इज अ ग्रेट हसल एंड बसल एंड एट द पोलिंग बूथ्स। वास्तविक चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर बहुत ही हलचल होती है। ये जो हसल एंड बसल है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होना, हलचल होना। बिफोर द फिक्स टाइम के पहले, है ना, द ऑफिशियल्स रीच्ड दियर। समय तय के जो समय होती है, जो फिक्स टाइम होता है, उसके पहले वहाँ पर अधिकारी लोग पहुँच जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो पहुँच जाएंगी। दे लार्ज बॉक्सेस विथ देम, अपने साथ लार्ज बॉक्सेस लिए रहेंगे। दे फिक्स्ड अ प्ले कार्ड विच हैव द वर्ड एंट्रेंस प्रिंटेड ऑन इट एट द प्लेस वेयर द पीपल आर इंटर। मतलब कि उन्होंने जो लोग हैं वह उन लोगों के प्रवेश करने के स्थान पर एक प्ले कार्ड लगाया। अब आप ये बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ बूथ पर। एक प्ले कार्ड लगाया जिस पर लिखा था इंटर, है ना। आप कभी भी अगर चुनाव के समय देखे होंगे तो जहाँ पर, जिससे मान लीजिए ये चुनाव है, तो इस पर जो बूथ बना होता है, ये दरवाजे के बगल में यहाँ पे लिखा होता है इंटर। तो इस तरीके से क्या बना है? प्ले कार्ड बना है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा, पहला तो बता दिया क्या उन्होंने किया। दूसरा पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि एट द स्लेटेड टाइम द वोटर्स स्टार्टिंग पोरिंग इन, है ना, मतलब तय समय पर आपको बताया गया कि चुनाव जो है वो 7 बजे से शाम 5 बजे तक पड़ेगा वोट। तो ये जो टाइम फिक्स है, तो इस समय पर वोटर्स आने लगे। द ऑफिसर्स गिव्स अ बैलेट पेपर टू एवरी वोटर एंड टेक्स हिज सिग्नेचर। जो ऑफिसर हैं वो मतदाता को, जो वोटर है उनको एक बैलेट पेपर देते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर देयर टू इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन पीपल कास्ट देयर वोट्स। जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं वो सभी ये सुनिश्चित करने के लिए वहाँ मौजूद होते थे कि केवल वही लोग अपना वोट डालें जो वैलिड हैं। ठीक है। द वोटर मार्क्स अ क्रॉस ऑन द सिंबल ऑफ द पार्टी ऑफ द पर्सन हुज फेवर ही वांट्स टू कास्ट हिज वोट। मतलब ये जो वोटर होते हैं किसको वोट देंगे? जो उसकी पार्टी का व्यक्ति होगा, जो भी उसका चुनाव चिन्ह होता है, वो उस पर क्या करता है? मार्क्स कर देता है या क्रॉस कर देता है, तो वो उसको चुनाव पड़ जाता है, चिन्ह उस पर निशान पड़ जाता है। आगे है एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता है, द हेल्पर्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स ब्रिंग द वोटर्स हु सपोर्टेड दियर पर्टिकुलर पार्टी कैंडिडेट्स टू द यहाँ पे डेसिग्नेटेड बूथ।
so that they may cast their votes in favor of their candidates by 5 p.m. in the evening। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उनके सहायक अपने अपने दल के उम्मीदवारों के समर्थन करने वाले मतदाताओं को निर्धारित बूथ पर लाते हैं ताकि वे शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाल सकें। यही होता है, जैसे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, इसके बहुत सारे क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं, और ये क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के गांव में घर में जाते हैं, जो नहीं आ पाते उनको गाड़ी से बैठाकर बूथ तक लेके आते हैं, क्योंकि वो 5 बजे के पहले ही वोट डाल सकें। द वोटिंग इंडियन एंड द पोलिंग ऑफिसर्स collected the ballot boxes and sealed them with the proper seal and sent them city's treasury office to be kept in a secured place। जैसे ही मतदान समाप्त हो जाता है तो मतदान अधिकारी जो होते हैं, ऑफिसर जो होते हैं, वो बैलेट बॉक्स को बंद करते हैं, एकत्र करते हैं, उस पर मुहर लगाते हैं और उसको ट्रेजरी कार्यालय में सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे। यहाँ तक तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो आपको 80 से 100 वर्ड्स लिखना था, तो मैंने इतना बताया। तो किस तरीके से जो सीन बना ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि सबसे पहले अधिकारी समय से, जैसे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चुनाव है, 7 से लेकर 5 बजे तक, तो इसके पहले अधिकारी आएंगे, बैलेट पेपर लगाएंगे, कार्ड लगाएंगे, कहाँ पर चीज़ें हैं, फिर 5-7 बजे के बाद जो है मतदाता आने लगेंगे और उनके जो हेल्पर रहेंगे, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो हेल्पर क्या करेंगे, दौड़ने लगेंगे कि 5 बजे के पहले पहले सबका वोट पड़ जाए। ये सारी चीज़ें जो सीन बती ये आपको बनाना था। दूसरा प्रश्न में आपको क्या कहा है कि या तो आप ये लिखें तो ठीक है, नहीं तो आप क्या क्या लिखेंगे कि 80 से 100 वर्ड्स लिखना है। यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ स्मार्टफोन्स और द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द लिव्स ऑफ पीपल इन द पास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 वर्षों में मोबाइल फ़ोन लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है। पहले मैं ऐसे ऊपर पर बता देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो आजकल बात होने लगते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही दूर से सामान बहुत ही जल्दी समय में पहुँच जाता है, कनेक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कंप्यूट एंड द एक्सेस कंटेक्ट योर मोबाइल फोन्स हैज रीडिफाइंड connectivity and communication, but high-end mobile phones have also become handy device for criminals, anti-social elements and even terrorist organizations. Mobile phones have its own advantage and disadvantage, लेकिन जो हाई क्वालिटी के मोबाइल होते हैं, वो फ़ोन अपराधियाँ जो होती हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, यहाँ तक कि आतंकवादी संगठनों के लिए भी एक उपकरण बन गए हैं। ठीक, मल्टीपल फंक्शंस। मोबाइल के अपने फायदे और नुकसान हैं। अब है कि मल्टीपल फंक्शन मतलब कई कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं? लेटेस्ट जनरेशन मोबाइल फोन्स कैन बी यूज्ड एक्सेस ईमेल, लिसन म्यूजिक, बैंक एंड शॉप ऑनलाइन, स्टोर फोटोज, सॉन्ग्स एंड प्ले गेम्स, है ना। जो लेटेस्ट मोबाइल होते हैं नई पीढ़ी के, उसमें आप ईमेल बहुत भेज सकते हैं, ले सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, बैंकिंग काम कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, गाने संग्रहित कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट वायरलेस एंड अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज मोबाइल फोन्स, है ना। वायरलेस और राष्ट्रीय सीमा पर संचार करने की क्षमता मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा लाभ है। मोबाइल फोन्स हैव बिकम इमर्ज्ड as the primary communications device and have helped the people in many emergency situations and the exigencies to gain a valuable and timely help। मतलब जो वायरलेस और राष्ट्रीय सीमा पर संचार करने की क्षमता मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा लाभ है, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का प्राथमिक संचार उपकरण बन गए हैं या उभरे हैं धीरे धीरे। लोगों को कई आपातकालीन इमरजेंसी स्थितियों से भी जो है तो इमरजेंसी स्थितियों में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है और समय पर सहायता भी प्रदान हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंटरप्राइजेस यूजेस, मतलब कि जो उद्यम, इंटरप्राइजेस मतलब उद्यम, उद्योग क्या क्या है। एडवांटेज मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स अलाउ फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स, टेक प्रोफेशनल्स एंड अदर्स
cooperate users of the access enterprises application and program view and retrieve documents and the work from the remote location and anywhere anytime। मतलब ये जो एडवांस मोबाइल हैं, इन स्मार्टफोन अक्सर जो यात्रा करने वाले जो तकनीकी पेशेवर होते हैं, कारपोरेट उद्यमकर्ताओं के उद्यम अनुप्रयोगों और कार्यक्रमों तक पहुंचने, दस्तावेज को देखने, और कोई चीज़ अगर आपका मोबाइल से गायब हो जाता है उसको फिर से प्राप्त करने, आप कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, दूसरे स्थान पर जाएं, तो ये सभी चीज़ों के लिए अनुमति देते हैं। आगे आप पढ़ेंगे मेजर्स, है ना, मतलब इसकी सॉरी ये मेजर्स नहीं होना चाहिए, मिसयूजेस है ना, ये SES होना चाहिए, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। मिसयूजेस है। मिसयूजेस क्या है? सबसे पहले कैमराज लोडेड ऑन मोबाइल फोन्स कैन बी यूज टू टेक डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च। मोबाइल फोन पर लोड किए गए कैमरों का इस्तेमाल अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा, परमाणु अनुसंधान संबंधी दस्तावेजों लेने के लिए किया जा सकता है ना। न्यूक्लियर रिसर्च पिक्चर्स ऑफ द अट्रैक्टिव वुमेन आर देन जनरली morphed, manipulated and circulated on the internet and the often used of the blackmailing the victims. Texting can also be used, abused or stalk people। मतलब ये कहा जाता है कि जो अट्रैक्टिव वुमेन्स होती हैं उनकी तस्वीरों को आमतौर पर मार्फ किया जा सकता है, हेर फेर किया जा सकता है, इंटरनेट पर फैलाया जा सकता है। अक्सर जो पीड़ित होते हैं वो ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्स्टिंग जो टेक्स्ट होता है उसको लोगों को गाली देने के लिए या उसका पीछा करने के लिए भी किया जा सकता है। क्रिमिनल एंड इलिसिट एक्टिविटीज़, मतलब आपराधिक और अवैध गतिविधियाँ क्या क्या हो सकती है। मोबाइल फोन्स हैव बीन नोन टू बी यूज्ड बाय अनस्क्रपलस एलिमेंट्स, थीव्स and criminals to carry out a number of illegal schemes, scamming programs and execute various illicit activities। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बेईमान तत्वों, चोरों, अपराधियों और कई भी अवैध योजनाओं, धोखाधड़ी कार्यक्रमों और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया। देखिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो आप क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी तो आप इंग्लिश का पूरा अनसॉल्व मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मैथ का मैंने सॉल्व कराया है और भी उसमें कंटिन्यू जारी है, और उसके अलावा अभी आपको इसी तरीके से साइंस, इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट के अनसॉल्व मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधे ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन में हम लोग देखेंगे रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये जो डायरेक्ट स्पीच दिया है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए, सबसे पहले आप जब डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो सैड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब ये इंट्रोगेटिव होता है तो सैड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मदर आस्क्ड, ये हो गया हर सन। उसके बाद जब ये इंट्रोगेटिव होता है, जो अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो वहीं WH वर्ड कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर लगाया जाता है। मतलब कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पे दैट नहीं बल्कि ये जो वाई है ना, वाई लिख देंगे। और इसके बाद बचा क्या, आर यू नॉट पेइंग अटेंशन योर बुक्स दीज डेज। इसको चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, इसके टेंस को भी चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, देखिए यू है तो यू चेंज हो जाएगा। तो यू जो होता है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हर सन है तो ये हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, वाई के बाद क्या लिखेंगे, ही। अगर ये ही हो गया तो यहाँ पर है आर किस में चेंज होता है, वॉज में। तो ही क्या के बाद क्या हो जाएगा, वॉज। ही के बाद क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, नॉट लगा है तो आप नॉट भी लगा दीजिए, नॉट। पेइंग लिखा है तो आप पेइंग कर दीजिए, PAYING। अटेंशन है तो अटेंशन टू लिख दीजिए, ATTENTION, अटेंशन टू। योर चेंज हो जाएगा हीज में, जैसे यू चेंज हो गया ही में तो योर चेंज हो जाएगा हीज में। तो हीज
बुक्स हो गया। इसके बाद लिखा है दीज डेज, और ये दीज डेज चेंज हो जाएगा दोज डेज में। किस में चेंज हो जाएगा? दोज डेज। देखिए कितना आसान है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में आप एक देखेंगे, एक लिंक है जिसमें मैंने 2 घंटे में पूरा का पूरा नरेशन पढ़ा दिया है। एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएगा, और ये जो यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाला है कभी भी नहीं कटेगा। अगर आपको 2 घंटे का क्लास पढ़ लेते हैं तो सिर्फ 2 घंटे में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और आपका ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। बी कह रहा है चेंजिंग इनटू फॉलोइंग पैसिव वॉइस। आपको यू नो वेरी वेल को चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यू नो हिम वेरी वेल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम को कैसे चेंज कर देंगे? तो ये चेंज हो जाएगा ही। हिम को किस में चेंज कर देंगे? ही में। अब आपने देखा कि ही हो गया। अब इसके बाद देखिए ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट। यू के बाद नो, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, मतलब इसका जो वर्ब लगेगा वो इज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बाद इज। इज के बाद नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? नोन, KNOWN, नोन हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या? वेल। इस वेल को लिख दीजिए, नोन वेल बाई किसके द्वारा है? यू, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। इस तरीके से ये आपका पैसिव भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो आपको पंक्चुएट करना है, तो सबसे पहले इसको पंक्चुएट कर लेते हैं। ठीक, पंक्चुएट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो हरी है इसको करेंगे, एच जो है ये कैपिटल हो जाएगा हरी, ऐसे इस तरीके से देखते रहिए ध्यान से। हरी का जो एच है ये कैपिटल हो जाएगा, हरी। इसके बाद सैड है, इसके बाद टू है, उसके बाद अमन है। अमन का एक कैपिटल हो जाएगा क्योंकि नाम हमेशा कैपिटल में होता है। अमन हो गया। इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, आई भी कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, आई भी कैपिटल में हो गया। इसके बाद लाइक सही है, योर सही है, ड्रेस सही है, लेकिन यहाँ पर आप लगाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा करेंगे बंद, ऐसे। इस तरीके से आपका ये पंक्चुएशन का काम भी कंप्लीट हो गया। मतलब ये क्या बन गया? अब ये बन गया हरी सैड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक तरीके से पंक्चुएट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका ट्रांसलेशन। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिखा है अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब हैज के साथ थर्ड फॉर्म हुआ है। होना के लिए देखिए, होना के लिए हम लोग यूज करते हैं बी। ठीक, और हुआ है मतलब बीकम, बीकम, और ये बीकम थर्ड फॉर्म भी है, और जो है इसके साथ हैज ये लग सकता है या हैव लग सकता है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आ है, ई है, ऐसे आते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आ है का मतलब से लिया है, दिया है, तो यहाँ पे क्या है? हु आ है, तो यहाँ पे आ है, आया है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अशोक के लिए लिखेंगे अशोक, अशोक हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज बिकम क्या हुआ है? एक प्रसिद्ध सम्राट, अ फेमस एम्परर, अ फेमस एम्परर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। सबसे पहले वह है तो इसको लिखेंगे ही। क्या करता था? प्रेम करता था, लव, ही लव क्या? द पीपल। किससे करता था? अपनी प्रजा से। ही लव द पीपल, अपनी प्रजा से, है ना। वह अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था, ही लव्ड द पीपल। या तो आप इसको लिख सकते हैं कि ही लव्ड द हिज पीपल। ठीक है, इसके बाद क्या है? कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। ठीक है, मतलब आफ्टर द कलिंग वार। किसके बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर द कलिंग वार, आफ्टर द कलिंग
वॉर, आफ्टर द कलिंग वॉर, कामा दे दीजिए, यह है कि वह युद्ध से घृणा करने लगा। ही स्टार्टिंग हेटिंग वॉर, ही स्टार्टिंग हेटिंग वॉर। स्टार्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, स्टार्टेड होगा, ठीक। ही स्टार्टेड हेटिंग वॉर, है ना, करने लगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा। देन स्टार्टेड वर्किंग फॉर, स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम। बस वेलफेयर तक लिख सकते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम। किंगडम, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है लिटरेचर पार्ट। पार्ट बी में अभी तक हम लोगों ने देखा ग्रामर, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिटरेचर का पार्ट। पहले जो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स। मतलब आपको 30 से 40 वर्ड्स ही लिखने हैं, जो कि 3-3 नंबर के हैं। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि आप जब ए को करेंगे तो इसमें देखिए 2 प्रश्न है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। 25 का ए और 25 के बी में जब आएंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ना। कह रहा है कि whom did Lancho call a bunch of crooks and why। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि लैंचो ने किसे अ बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब कि बदमाशों का झुंड, किसे कहा था और क्यों कहा था। तो इसका आंसर क्या है कि लैंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स। लैंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को अ बंच ऑफ क्रुक्स कहा, बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट दे हैव टेकन हाफ ऑफ मनी विच गॉड हैड सेंट टू हिम। क्योंकि उसे लगा कि भगवान द्वारा भेजे गए पैसे में से उन्होंने आधा हड़प लिया है। लेंचो यही कहा था। और यहां पर उसके बाद देखिए ये और वाला क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। तो इसका आंसर होगा कि सी नीड्स सम, मतलब ये पूछा गया है प्रश्न में कि एनी फ्रैंक जो है वो अपना डायरी मेंटेन रखती थी, तो सी नीड्स सम चैनल through which she can get rid of all the burden and pain she is suffering from. Hence, she wants to keep a diary, and Frank is searching for a friend in the from her diary. उन्हें किसी ऐसे माध्यम की जरूरत है जिसके जरिए वह अपने सारे बोझ, सारे दर्द से छुटकारा पा सके, इसलिए वो अपने साथ एक डायरी रखती है। एनी फ्रैंक अपनी डायरी के रूप में एक दोस्त की तलाश कर रही है। तो ये हो गया 25 का ए। 25 के बी में कहा गया कि वाई डिड वैली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। वैली को बच्चा कहलाना क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि वह खुद को एक परिपक्व समझता था। वो सोचता था कि मैं बच्चा नहीं। देखिए, वैली डिड नॉट लाइक बीइंग अ कॉल्ड अ चाइल्ड। वैली जो है वो बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता था, बिकॉज क्योंकि सी कंसिडर्ड हरसेल्फ टू बी अ मेच्योर एंड ग्रो अप यंग लेडी। सी वांटेड टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड नॉट बी डिसमिस्ड एज जस्ट अ चाइल्ड। मतलब वो चाहती थी कि उसके साथ सम्मान से पेश आया जाए। वो अपने आप को एक लेडी मानती थी, अब परिपक्व मतलब कि बड़ा हो गई थी, ऐसा मानती थी कि वो एक यंग लेडी है। इसलिए वह चाहती थी कि उसके साथ सम्मान से पेश आया जाए और उसे सिर्फ एक बच्ची समझकर जो है डिसमिस्ड न किया जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से वैली क्या करती थी कि अपने आप को बच्चा नहीं मानती थी। आगे प्रश्न में कहा, या तो आपने ये इसका आंसर दिया, या तो आप देंगे कि इन मंडेलाज ओपिनियन, जो मंडेला का जो ओपिनियन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन।
तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला बिलीव्ड दैट अ नेशंस ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द इट्स पीपल. He believed that the true measure of a nation's success and prosperity is the well-being, development, and empowerment of its citizens. नेल्सन मंडेला का मानना था कि किसी भी देश की सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो वहाँ के लोग होते हैं, और उनका ये भी मानना था कि किसी देश की सफलता और समृद्धि, है ना, किसी देश की सफलता और समृद्धि, उसका सही माप उसके नागरिकों की भलाई, उसके नागरिकों का विकास, उसके नागरिकों का सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है. तो ये नेल्सन मंडेला की सोच थी. तो इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे. बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे 25 का ए में से दोनों में से चाहे ये आंसर दीजिए चाहे ये, मैं आपको इसलिए दोनों बता रहा हूँ क्योंकि दोनों आंसर आपको जानने जरूरी हैं. और ये आपका 25 का भी. पिछले सेट नंबर 1 में किसी ने कमेंट किया था कि सर आप आंसर को लिखकर बताइए. देखिए, अगर आंसर को मैं लिखने बैठ जाऊंगा तो लिखने के लिए टाइम चाहिए, और ये जो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है ये क्लास बढ़ के लगभग जो है 2-2.5 घंटे का हो जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता कि आप देखकर बोर हो. 1-1.5 घंटे में एक सेट कंप्लीट कर ले. ठीक है. तो अगर आपको कोई भी और भी सुझाव देना है तो आप अपने सुझाव को कमेंट में पिन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको आपको नेक्स्ट क्लास से सुधार कर लिया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आंसर एनी वन. यहाँ आप देखिए ए और बी में से कोई एक ही करना है. यह ध्यान रखना है कि ये आपको 60 वर्ड्स में होना चाहिए. तो पहला प्रश्न कह रहे हैं वाई वॉज किसा गौतमी सैड. किसा गौतमी क्यों सैड थी? वॉट लेसन डिड ही सी लर्न इन द एंड. उसने लास्ट में क्या सीखा? तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि किसा गौतमी वॉज सैड बिकॉज किस्मा गौतमी जो थी वो दुखी थी क्योंकि उन, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों दुखी थी, उसके बाद इंग्लिश देखते हैं. क्योंकि उनका जो इकलौता बेटा था वो मर गया था, और उस अपने दुख की घड़ी में वो अपने मृत बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले जाती हैं और दवा मांगती हैं उसके लिए. लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गई है क्योंकि इसका बच्चा तो पहले से मर चुका था. तो बुद्ध ने किसा गोतामी से कहा कि वो ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आए जहाँ कभी कोई मरा न हो, और ऐसा कोई घर ही नहीं मिला. तो आगे चल के कहानी बढ़ जाती है, लेकिन हमको 60 वर्ड में लिखना है तो इतना ही काफ़ी है. तो वहीं लिखा गया है कि किस्सा गौतमी वॉज सैड, दुखी थी, बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, उनका बेटा मर गया था. इन हर आवर ऑफ ग्रीफ शी क्राइड हर डीड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर एंड आस्क्ड देम द मेडिसिन. वो हर एक पड़ोसियों के पास ले जाती थी और उससे दवा मांगती थी. द पीपल सैड, लोगों ने कहा कि सी वॉज मैड, वो पागल हो गई है, बिकॉज द चाइल्ड वॉज ऑलरेडी डिड. बुद्ध टोल्ड, बुद्ध ने कहा कि गोतामी से कि टू ब्रिंग द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस, मस्टर्ड सीड्स लेके आए उस घर से वेयर नो वन हैज़ एवर एंड, जहाँ पर कभी भी कोई न मरा हो. ठीक, या तो आपने इसका आंसर देना है या तो हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली. बस कंडक्टर ने वैली को कैसे रिसीव किया, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होता है कि जब आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि जब कंडक्टर ने उस बस में चढ़ने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो वल्ली ने आज्ञाकारी ढंग से कहा कि वह खुद ही चढ़ सकती है और उसकी मदद उसको मतलब ज़रूरत नहीं है मदद की. तो वह एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी, इसलिए कंडक्टर ने उसे मैडम कहा था. बात समझ में आया? तो यही यहाँ पे लिखा गया कि वेन द कंडक्टर stretched out his hand to help her get on the bus, Valley said commandingly that she could get on by herself and that she did not require his help. उसे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है. She did not act like a child, वो एक बच्चे की तरह एक्ट नहीं करती थी. बट एज अ ग्रो अप अ गर्ल, जैसे कि वो एक बड़ी लड़की हो, एक लेडी हो. दियर फोर, इसलिए द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम, इसलिए कंडक्टर ने उसे क्या बुलाया था? मैडम बुलाया था. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. 27, क्वेश्चन नंबर 27. इसमें देखिए
यहाँ पे लिखा गया कि हाउ इज अ टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम अ टाइगर इन द जंगल। ये आपको 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। या तो आप ये कर सकते हैं कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम prescribed in your syllabus. Do not copy the lines given in the question paper. या तो आप एक 4 लाइन की कविता लिखिए, या तो आप 40 वर्ड्स का इसको डिस्क्राइब करिए, या तो आप 4 लाइन की एक कविता लिखिए जो आपके सिलेबस से हो, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है आपके क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्क्राइब ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले चिड़ियाघर और जंगल में बाघ के जो बाहु होते हैं उनके अंदर बहुत अंतर होता है, क्योंकि पहले वह पिंजरे में बंद जानवर होता है, उसे अपनी आज़ादी खो दी है, जबकि दूसरा स्वतंत्र और सर्वोच्च होता है। बाघ जंगल का राजा होता है ना। जो टाइगर होता है वो जंगल का राजा होता है, और वो क्या होता है, स्वतंत्र पैदा होता है। तो यह पूछा है कि जंगल के किंग में जंगल और टाइगर में और जो जू का टाइगर होता है क्या डिफरेंस होता है, यही आपको समझ में आएगा। तो यह लिखा गया कि द डिफरेंस बिटवीन द टाइगर अ जू एंड इन अ फॉरेस्ट ह्यूज, मतलब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस, ह्यूज एज इन द फॉर्मर इट इज़ अ केज्ड एनिमल हु हैज़ लॉस्ट फ्रीडम विच लीड इन द लेटर इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। द टाइगर इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इट इज़ बॉर्न फ्री। या तो आप ये लिखिए, या तो आपको 4 लाइन का कविता लिखना है। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिसीड। मतलब मेरे हर्ट को एक मूड बदलने का मौका दिया है और मैंने दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया है। ये कविता जो है, ये जो पोयम है, आप 4 लाइन की लिख सकते हैं। ऐसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपके पास एक ट्रिक है कि आप जो पेपर में दिया गया है उसमें से नीचे से उठाइए और ऊपर तक लिख दीजिए। ध्यान रखना है कि ये वाला लाइन लिखिए पहले, फिर ये वाला लाइन लिखिए, फिर ये वाला लाइन लिखिए, फिर ये, क्योंकि मैच ना होने पाए, एग्जामिनर को पता ना चलने पाए। अगर आपको ये उस कंडीशन में करना है जब आपको नहीं याद होगा, उस कंडीशन में। अन्यथा 4 लाइन की कविता तो आप याद ही कर सकते हैं और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस पोएम अबाउट 40 से 50 वर्ड में लिखना है ना। 40 से 50 वर्ड में आपको क्या लिखना है, एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, अ टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो और द ट्रीज। ये जो है इसमें से डस्ट ऑफ स्नो और द ट्रीज को मैंने सेट नंबर 1 में ही सॉल्व करा दिया है, मतलब 817 एच में ही सॉल्व करा दिया है। और ये एच आई है, तो इसमें हम ये इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ अ टाइगर इन द जू के सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप उसके विषय में लिखेंगे। अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू इज अ लवली पोएम बाई लेस्ली नॉरिस। दिस पोएम कंट्रेस्ट अ टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब ये जो टाइगर इन द जू है, ये लेस्ली नॉरिस की एक बहुत ही प्यारी कविता है। यह कविता चिड़ियाघर में बाघ और उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के बीच के अंतर को दर्शाती है। ठीक, अब इसके सेंट्रल आइडिया को मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से कि जो पोयम है वो जू से जंगल में जाती है और फिर वो वापस चिड़ियाघर में ही आती है, और अपने प्राकृतिक परिवेश में बाघ जो होता है वो खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन पिंजरे में रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो राइटर रहता है, मतलब जो कवि होते हैं, वो कहते हैं कि पिंजरे में बंद बाघ जो होता है वो कैद होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए वो गुस्से में होता है। और जो दूसरी ओर जंगल में बाघ होता है वो स्वतंत्र होता है, लंबी लंबी जो है वो घास में चलता है और पानी के गड्ढे के पास से गुजरने वाले हिरणों का शिकार करता है और स्वतंत्र होता है, इसलिए वो खुश रहता है। तो यही चीज़ इस सेंट्रल आइडिया में लिखना है आपको। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। मतलब ये जंगल से मूव करता है, जू से मूव करता है कहाँ पर, जू से मूव करता है जंगल में, और फिर बैक अगेन फिर से वापस आ जाता है जू में। इन हिज नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर हैप्पी एंड जॉयफुल, बट अ केज ही इज फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल। गुस्से में रहता है।
द पोएट सेज, कवि कहता है कि दैट द केज टाइगर इज इम्प्रिजन, मतलब जेल में रहता है, इम्प्रिजन मतलब जेल। ही इज नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं होता है। ही इज एंग्री, गुस्से में रहता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, द टाइगर इन द जंगल इज फ्री, आज़ाद रहता है। ही वॉक्स इन द टाल ग्रास एंड हंट्स द डियर दैट पास द नियर द वाटर होल। उम्मीद है कि ये सेंट्रल आइडिया आपको याद होगा। एक सेंट्रल आइडिया आता है 3 लाइन का, ये आपको याद रखना है। तो एक सेंट्रल आइडिया और एक पोएम अगर आप याद कर लेते हैं 4 लाइन की पोएम, तो वो आपको 6 नंबर दिलाता है। ठीक है, 27 नंबर और 28 क्वेश्चन, ये दोनों को आपने देखा होगा ध्यान से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, ये द ट्रीज को भी ध्यान, ये तो पिछले क्वेश्चन का था। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में, इन दोनों में से एक ही करना है। हमेशा भी प्रश्न के इंस्ट्रक्शन को हमेशा पढ़ें। तो पहला कह रहा है कि हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी। ठीक, मतलब डॉक्टर ने ट्रिकी का इलाज कैसे किया। तो कैसे किया था, डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी को कोई चिकित्सा उपचार नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि ट्रिकी एकमात्र समस्या भोजन के प्रति उसके लालच था। 2 दिनों तक उसने उस पर नज़र रखी, है ना। उन्होंने उसको भोजन नहीं दिया, लेकिन भरपूर पानी दिया था। तो ये उपचार उन्होंने किया था। तो यही है कि डॉक्टर हैरियट गेव नो मेडिकल ट्रीटमेंट टू ट्रिकी। He realized that the only problem of Tricky was the greed of food. For 2 days, he kept an eye on him. He gave him no food but plenty of water. ठीक, फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि why was the Voli's father worried about her? मतलब ये कि भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित थे। क्यों चिंतित थे, क्योंकि भोली जो थी वो अन्य बच्चों से अलग थी। वह न तो अच्छी दिखती थी, न ही बुद्धिमान थी। भोली के पिता के लिए एक अच्छा वर खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो चिंतित थे। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन। सी नाइदर हैड गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वो ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही इंटेलिजेंस थी। भोलीज फादर, भोली के जो पिता थे, वॉज वरिड अबाउट द फाइंडिंग अ गुड ब्राइड ग्रूम फॉर भोली। भोली के लिए एक वर खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। और इस सेट का ये है लास्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 60 वर्ड्स लिखने हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस। मतलब ये कि क्या होता अगर मटिल्डा ने हीरा नहीं खोया होता, तो क्या होता। पहले तो यहाँ पर लिखा गया है कि सी एंड हर हस्बैंड वुड नॉट हैव स्पेंट अ डिकेड रिपेइंग द डेप्ट इनकर्ड टू रिप्लेस द नेकलेस एंड मटिल्डाज लाइफ वुड हैव कंटिन्यूड विदाउट द ड्रामेटिक चेंज इन हर सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब वह और उसका पति हार को बदलने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए 1 दशक नहीं लगाते। मटिल्डे का जो जीवन है उसकी सामाजिक और वित्तीय स्थिति में जो नाटकीय बदलाव है वो जारी रहता है। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है कि मटिल्डाज लाइफ वुड हैव कंटिन्यूड, कंटिन्यू होता विदाउट द ड्रामेटिक चेंज, कोई भी ड्रामेटिक चेंज के बिना, है ना, इन हर सोशल लाइफ एंड जो भी इसकी सोशल लाइफ है और फाइनेंशियल लाइफ है। आपको पता ही होगा कि वो जो मटिल्डा है, ये स्टोरी ये इसमें है कि ये वो नेकलेस एक ले जाती है। जब ये ले जाती है तो नकली होता है, और लेकिन जब वापस करती है तो असली होता है, उसको असली वापस करना होता है। तो ये जो अगर वो जो है हार नहीं खोया होता, तो हार खोया ही नहीं होता, तो उसके लाइफ में जो ड्रामा हुआ इतना सब चीज़ वो होता ही नहीं, और ना तो उसको फाइनेंशियल दिक्कत होता और ना ही सोशल दिक्कत होता। समझ में आया। वाई डिड द थीफ बिकम अ फ्रेंड टू अनिल। चोर जो था, थीफ जो था, वो अनिल का दोस्त क्यों बन गया था। आपको याद ही होगा, क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो स्टोरी तो पढ़ा ही होगा कि चोर जो था वो अनिल से दोस्ती क्यों किया था। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि उससे चोरी करने का मौका मिला। अनिल जो था वो बहुत ही दयालु था, बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था, और
चोर ने ये सब जान लिया, और जब वो जान जाता है तो उसके करीब आता है, और करीब आने के लिए उसका दोस्त बनना पड़ता है, उसको अपना विश्वास दिलाता है। और ये सब विश्वास दिलाना, उसके करीब आना, और ये जब दोस्त बन गया तो ये उसको हासिल हो गया। तो यही चीज़ है कि वो क्यों दोस्त बना, क्योंकि द थीफ मेड फ्रेंड्स विथ अनिल। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू स्टील फ्रॉम हिम, है ना। अनिल वॉज अ काइंड एंड ट्रस्टिंग पर्सन विच मेड इट ईजियर फॉर द थीफ गेट क्लोज टू हिम एंड गेन हिज ट्रस्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये सेट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी आपका कोई डाउट है, या कोई आपको लग रहा हाँ ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या ये इसमें एडिट होना चाहिए, हाँ ये आपको जो भी लगे, आप कमेंट करके आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। आपके सजेशन बिल्कुल वेलकम है। सजेशन को मैं देखता हूँ, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ। ठीक है। मैथ का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके आंसर को मैंने सॉल्व कराया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।